तो आ जाते हैं लाइव, यहाँ पर देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट के 2 चैप्टर फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दें कि जो ये पढ़ने का इसका तरीका होगा वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको जो है, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी है, जो थ्योरी पार्ट होगा उसको हम स्लाइड से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा चित्रीय रूप में बताना समझाना थोड़ा सा आसान होगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट है या कोई बीच में फार्मूला आ रहा है, डेरिवेशन टाइप का आ रहा है, उसको हम लिख कर फिर पढ़वाएंगे, यानी कि रिटन फिर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से फिर कंप्लीट होगा एकदम, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको जल्दी कवर हो जाए, समय भी न ज्यादा लगे, समय न व्यतीत हो, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी कवर हो जाए साथ ही साथ। तो चैप्टर सेकंड से न्यूमेरिकल आएगा, अभी न्यूमेरिकल नहीं है, अभी सिर्फ आपका क्या है, थ्योरी है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पहला चैप्टर में। तो आइए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सॉइल के बारे में देखना है कि सॉइल क्या होती है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है या सॉइल मैकेनिक्स क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके फायदे क्या क्या हैं, क्यों सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सॉइल के बारे में पढ़ना है कि सॉइल कितने प्रकार से होती है, सॉइल का जो है क्योंकि एग्जाम में आपका ना इससे जो क्वेश्चन आता है वो यही क्वेश्चन आता है कि सॉइल मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है पहले चैप्टर में। दूसरे इसी में क्वेश्चन जो बनता है वो जो हमारा सॉइलें हैं अलग अलग टाइप की, वो सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कोई 2 सॉइल का नाम पूछ लिया, कोई एक सॉइल का नाम पूछ लिया, इस प्रकार से अलग अलग सॉइलों का जो है नाम पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जाम में पूछेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो चलिए आइए यहां पर आगे देखते हैं। तो यहां पर आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ आ गए सभी लोग। चलिए तो यहां पर आइए देखते हैं कि हमारा जो सॉइल है, जो ये सॉइल, आखिर सॉइल हम लोग कहते किसको हैं। सॉइल जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सॉइल ये कहते किसको हैं। देखिए सॉइल का मतलब है मृदा। मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी। आप गांव की भाषा में बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, मिट्टी को ही हम टेक्निकली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं इसको। और ये जो मृदा का निर्माण होता है ये चट्टानों के विघटन से होता है। जो चट्टानें होती है, देखे होंगे जगह जगह पर बहुत चट्टानें रहती हैं जमीन पर, उन चट्टानों का जब विघटन होता है यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, या कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उनसे बनने वाले क्या होते हैं, जो हमारे सॉइल, जो हमारे नर्म या ढीले जो यहाँ पर क्या होंगे पदार्थ उससे मिलेंगे, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि चट्टानों का जब विघटन हो या चट्टानों का जब इंटीग्रेशन हो, तो उससे जो हमें क्या होगा, जो हमें क्या होगी कि हमें पदार्थ मिलेगा। ये पदार्थ कैसा होगा, मुलायम होगा, नर्म होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल यानी कि मृदा कहेंगे। मृदा कहीं से आता नहीं है, मृदा हमेशा जो है मृदा का निर्माण होता है, और वो निर्माण जब किसी भी चट्टानों का क्या हो, विघटन हो। चट्टानों का विघटन कई तरीकों से हो सकता है, चाहे वह फिजिकल तरीका हो, चाहे वह केमिकल तरीका हो। तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका क्या होगा, विघटन होगा, तभी हमारे सॉइल का निर्माण होगा। ठीक है, और सॉइल का निर्माण विघटन से ही नहीं, विघटन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो, तभी जाके एक दूसरी जगह डिपॉजिट होगा, उसके बाद ही सॉइल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पर सॉइल हमारा क्या है, चट्टानों के विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन से बनने वाला नर्म एवं ढीला पदार्थ ही क्या कहलाता है, सॉइल यानी कि मृदा कहलाता है। सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा यांत्रिकी पढ़ते हैं। देखिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते क्यों हैं, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि जो हमारी सॉइल है, सॉइल का अगर हम देखें तो बहुत जगहों पर हम उपयोग करते हैं, बहुत जगहों पर उपयोग करते हैं। बेसिकली अगर देखें तो स्ट्रक्चरल कोई भी हमें बनाना है अगर स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल का उपयोग करते हैं। अब ये सॉइल का उपयोग हम एक इंजीनियरिंग तरीके से उपयोग करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सॉइल मैकेनिक्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक कुछ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, कुछ यांत्रिकी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम उसका अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल का, नहीं तो फिर उपयोग कहां पर करेंगे आप।
क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि इसको किस तरह से उपयोग करना है तब हम कर नहीं सकते। तो सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा यांत्रिकी की अगर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की वह शाखा या सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है ये, इंजीनियरिंग की एवं न्यू पदार्थ की वह शाखा जिसमें सॉइल को निर्माण सामग्री के रूप में उसके गुण यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके व्यवहार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। देखिए, यदि हमें सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी तो हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे हमें बांध बनाना है, डैम बनाना है, पानी को रोकना है। पानी को यदि रोकना है तो हमें सॉइल की, पहले अगर उस वहां डैम बनाना पड़ेगा, सॉइल का डैम बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं रहेगा किस प्रकार की यहां पर सॉइल रखें कि पानी रुक जाएगा। पता चला हम बलुई सॉइल, बलुई मिट्टी रख दिए, बलुई मिट्टी रखेंगे तो पता चला कि बहा ले गया, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि भाई हमें सॉइल मैकेनिक्स यहां पर पढ़ना पड़ा या सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ी, ताकि जो भी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके गुण हैं, उनके बारे में पता चल सके, उनका क्या व्यवहार है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में पता चल सके। ठीक, तो इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। कुल मिला के कोई भी निर्माण सामग्री या सॉइल को जो जब भी निर्माण सामग्री के रूप में आप उपयोग कर रहे हैं तो जब उसके प्रॉपर्टी या फिर उसके जो है बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं, आप जानकारी प्राप्त करते हैं या नॉलेज लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल मैकेनिक्स कहेंगे। एक सिंपल भाषा में है। यदि यहां पर हम बात करें, सॉइल इंजीनियर एक थे, सॉइल इंजीनियर थे डॉक्टर कार्ल वेन टारजागी। डॉक्टर कार्ल वेन टारजागी, इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। सॉइल मैकेनिक्स के पिता हैं ये, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिए हैं, बहुत सारे डेरिवेशन दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कार्ल वेन टारजागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इनको कहा जाता है। इनके अनुसार इनका कहना है कि सॉइल यांत्रिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन, फिजिकल एंड केमिकली एंड होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बने कणों के अवसादों यानी सेडिमेंट और अन्य जमातों जिनमें कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, इससे संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए मैकेनिक्स एवं हाइड्रोलिक्स के लिए सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ये कौन डिफिनीशन दिया है? ये डॉक्टर कार्ल वेन टारजागी यानी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स ने इसका डिफिनीशन दिया है। देखिए, यहां पर जो हमारा सॉइल का जो निर्माण हो रहा है, वो सॉइल का निर्माण कहां से हो रहा है? चट्टानों के विघटन से। यानी कि यहां पर देखें तो विघटन किस तरीके से होगा? फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। तो वही चीज इनका कहना है, जो है टारजागी जी का, इनका कहना है कि सॉइल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय, चाहे भौतिक अपक्षय हो चाहे रासायनिक अपक्षय हो, ठीक है, और यानी कि फिजिकल या केमिकल जो है डिसइंटीग्रेशन हो, और इनसे बने जो कण हैं, इनका कणों का क्या हो? अवसाद यानी सेडिमेंट हो जाए, कहीं जाके ये बैठ जाए धीरे धीरे। क्योंकि जब कणे टूटते हैं ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, चाहे वह हवा के माध्यम से जाए, चाहे वह पानी के माध्यम से जाए, चाहे वह ग्लेशियर के माध्यम से जाए, वह किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि सेडिमेंट हो जाएंगे। और सेडिमेंट जब होते हैं तो वहां पर मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो वही चीज इनका कहना है कि बने कणों के अवसादों यानी सेडिमेंट और अन्य जमातों यानी कोई भी अन्य वहां पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका भी यहां पर क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। भाई कहीं पर जाएगा, पत्ते होंगे, फूल, जंगल झाड़ियां होंगी या फिर कोई घास वगैरह होगा, वहां पर वो डिपॉजिट होगा। तो वो क्या है? वहां पर डिपॉजिट हो गए, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी वहीं पर डिपॉजिट हो गया, और उसी में क्या होगा? वो सड़ेगा और फिर एक मिट्टी का निर्माण कर देगा वहां पर। ठीक है, इससे संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए मैकेनिक्स एवं हाइड्रोलिक्स के लिए सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे? उसी सॉइल में ही हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। तो ये डॉक्टर कार्ल वेन टारजागी के अनुसार है। जैसे यहां पर सॉइल का निर्माण हुआ, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दे दिया। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स के अध्ययन का क्या महत्व है, क्योंकि एग्जाम ये पूछता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है कि क्या महत्व है, या फिर कह सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के क्या उद्देश्य हैं। चाहे उद्देश्य पूछे, चाहे महत्व पूछे, चाहे बेनिफिट पूछे, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, कुछ पूछे आपको लिखना यही है। ठीक है, क्योंकि यह उद्देश्य, अध्ययन या महत्व जो भी है, ठीक है, वो सारी सब कुछ एक ही रहता है। अब जैसे यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि नींवों के डिजाइन एवं निर्माण में, नींवों के डिजाइन एवं निर्माण में, अब जैसे फाउंडेशन आप बनाते हैं, अभी आपको पता थोड़ी ना होगा कि हम किस प्रकार का फाउंडेशन बनाए। क्या आपको पता रहता है क्या? अगर आप सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें फाउंडेशन का डिजाइन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन कहां पर करना है, या किस सॉइल के लिए किस टाइप का फाउंडेशन का निर्माण करना है? क्या आपको पता है? नहीं पता है। ये कब पता होगा? जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे और सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, तो आप उसी सॉइल की प्रॉपर्टी के अनुसार ही नींव की डिजाइन करेंगे या फिर जो है निर्माण करेंगे। आई बात समझ में? तो इसके फायदे यही है कि नींव की डिजाइन और निर्माण में, क्योंकि हम जब सॉइल मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके व्यवहार के बारे में पता लगेगा, तभी हम नींव की क्या करेंगे, डिजाइन कर पाएंगे उसी के अनुसार। ठीक है, यदि हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी बहुत खराब हो, लोड बेयरिंग उतनी अच्छी नहीं हो, तब हम फाउंडेशन क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुसार फिर फाउंडेशन बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए नींव की डिजाइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या है, ये योगदान है। तटबंधों यानी बैंक की डिजाइन एवं निर्माण में, तटबंध जानते हैं, जैसे हमारी क्या होती, जो नहरें होती हैं, नहर देखी होंगी आप लोग, नहर के किनारों किनारों पर जो है कुछ बांध जैसा बना होता है, देखे होंगे आप लोग। जैसे ये हमारी क्या होती है, ऐसे ऐसे नहर होती है ना। अच्छा, आप लोग तो जानते होंगे नहर, फिर क्या बताना। ये नहर रहती है ऐसे, देखे हैं, और पानी ऐसे इसी में बहता रहता है ना। तो ये किनारों किनारों पर ऐसे ऊंचा निर्माण किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तटबंध यानी कि बैंक्स बोलते हैं। तो जब भी हमें तटबंध यानी बैंक्स बनाना हो, इनको डिजाइन करना हो, तो हमें सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम जो सॉइल यूज कर रहे हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम उसी हिसाब की ऊंचाई चौड़ाई उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के ही अनुसार। आगे बात करते हैं तीसरा, ऊंचे मिट्टी के बांध डैम बनाने में। जगह जगह पर देखे होंगे सॉइल के डैम बनाए जाते हैं, अर्दन डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल की जब प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी तो हम डैम बनाएंगे। पता चला कोहेसिव सॉइल नहीं है और अब हम लगे डैम बनाने, तो कोहेसिव सॉइल जब रहेगा तभी तो वो लोड को बियर करेगा, तभी तो वो क्या करेगा, झेल पाएगा। क्योंकि नॉन कोहेसिव सॉइल लोड को बियर उतना मतलब डैम के उद्देश्य से नहीं कर पाता। वैसे तो अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो कर लेगा, बट डैम में क्या होता है, एक तरह से टेंसाइल फोर्स काम करता है। रोड के डिजाइन एवं निर्माण एवं रख रखाव में, जैसे हमारी रोड की डिजाइन आप करते हैं, तो उसके लिए भी सॉइल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्योंकि जहां पर रोड बना रहे हैं, अगर हमें सॉइल की प्रॉपर्टी पता रहेगी, तो हम उसी के अनुसार रोड की थिकनेस रखेंगे, उसी के अनुसार रोड की डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हो सकता है अगर उसकी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ ना हो, तो हम सॉइल स्टेबिलाईजेशन करवा देंगे। सॉइल स्टेबिलाईजेशन करने से क्या होता है, उसकी जो है नमी को जो है, सॉरी, उसकी जो स्ट्रेंथ को है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये फायदा होगा जो है सॉइल मैकेनिक्स का। खुदाई के कार्यों में आ सकने वाली समस्याओं के विषय में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी अगर पता रहेगी सॉइल की, तो जहां भी खुदाई वगैरह का काम करना है, जो भी काम करना है, जो भी समस्याएं आएंगी, वो पहले से हमें पता हो जाएगा। जैसे भुरभुरी मिट्टी हो, मुलायम वाली हो, और हमें पता है यहां पर मुलायम मिट्टी है, उसकी प्रॉपर्टी पता है पहले से, क्योंकि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले से जांच कर लेते हैं। तो हम उसी के अनुसार गड्ढा खुदाई करेंगे, सावधानी पहले से बरतेंगे, कहां कहां पर समस्याएं आएंगी वो हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। ठीक है, प्रतिधारक दीवारें, रिटेनिंग वाल एवं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के डिजाइन एवं निर्माण में, तो ऐसा भी होता है, रिटेनिंग वाल बनाते हैं, देखे होंगे जगह जगह पर रोड वगैरह के किनारों पर, जहां पर ऊंचाई वगैरह पर चढ़ना होता है, वहां पर रिटेनिंग वाल बनाए जाते हैं। ये वाल क्या होता है, जो बैक प्रेशर होता है, बैक फोर्स होता है, उसको ये रिटेन करता रहता है। ठीक है, रिटेनिंग वाल। तो इसका अगर निर्माण करना है तो वहां पर सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कभी कभी बनाया जाता है, जैसे तमाम जगहों पर जो है
अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, अंडरग्राउंड जो है कहीं पर टनल बन रहा है, तो कहीं पर जो है एक तरह से देखते हैं तो अभी आजकल वो बेसमेंट वाला जो रूम आ गया है ना, वो बन रहा है, टंकियां वगैरह नीचे बन रही हैं। तो जो भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है उनकी डिजाइन के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सॉइल की जो प्रॉपर्टी होगी उसी के अनुसार उसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नोट में यहां पर नोट में यहां पर देखेंगे कार्ल टारज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है, और 1925 में पब्लिश्ड 1925 में इन्होंने पब्लिश किया था मृदा यांत्रिकी पर। इनकी पहली बुक जो है आर्ट बाउ मैकेनिक्स के नाम से है, इतना ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बताएं जेई के उद्देश्य से। जेई में पूछा जाता है कि सॉइल के पिता कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर कार्ल वेन टारज़ागी। और 1925 में इनकी एक बुक आई थी सॉइल मैकेनिक्स की, उसका नाम था आर्ट बाउ मैकेनिक्स। ठीक है, 1925 में आया था। ये जेई में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, नोट्स से पढ़ाइए भैया, ये नोट्स ही है अपना, जो आप निकालिए अभी नोट्स है फाइल का, जो मैं हैंड रिटन नोट दिया हूं वही है ये, देखिए सेम वही है, मैं टाइप बस किया हूं। जो अपना नोट्स है मैं उसी से पढ़ाता हूं, दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ाता। ये सोचने तो किताब का है, जो मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ नोट्स है वही टाइप हो रहा है ये। ठीक है, आई बात समझ में। एक्चुअली क्या है कि नोट्स से दिखता नहीं है ठीक ठाक, और वो व्हाइट में रहता है ना, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है, उबाऊ लगता है। तो मैंने क्या किया है, अपना ही नोट्स देखिए, नहीं तो ये क्या आपको बुक में ये नोट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो चीजें मैं अपने से ऐड किया हूं वो चीज आपको नहीं मिलने वाला है। जो डेफिनेशन मैं अपने से बनाया हूं अपने नोट्स में, वो नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, उसमें तो इसलिए जो है यहां पर जो है जो नोट्स वाले हैं वो सारे कंटेंट ऐड किए गए हैं। ठीक, कोई और नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, हाँ, जहां पर जरूरत होगी मैं खुद ही सारा लिखूंगा, परेशान मत होइए। किसी को डाउट? हाँ बोलिए सतीश। हाँ बोलिए। नहीं, सेमेस्टर में नहीं लिखना है, वो जानकारी के लिए बता देते हैं कि कहीं पर जैसे कहीं जेई में पूछ लिया, कभी कदा पूछ लेता है कि 1925 में, वहां लिख देता है कि इनकी बुक कब आई थी, किस सन में आई थी। तो 1925 सन में जो है इनकी बुक आई थी सॉइल मैकेनिक्स की, आर्ट अबाउट मैकेनिक्स के नाम से, और ये पिता हैं। तो ये थोड़ा सा ऐड किए हैं अपने तरफ से। ठीक है सब, चलिए जानकारी के लिए जो जितना पूछे एग्जाम में डिप्लोमा में उतना ही लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भले हम आपको ज्यादा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं ज्यादा चीजें, क्योंकि अगर ज्यादा मैं पढ़ा दूं ना, एक्स्ट्रा सब बता दूं, तो आप वही रटोगे, वही एग्जाम में लिखोगे, और फिर बाद में बैक लग जाएगी, फिर बोले अरे सर क्या पढ़ाए थे आप। तो इसलिए उतना पढ़ाता हूं जितना आपका काम हो जाए डिप्लोमा में। ठीक है, बाकी तो आप फिर जेई की तैयारी करेंगे तो पढ़ते ही है। बुक आप कोई भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए बस। ठीक है, एशियन की ज्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि एरर नहीं रहता है उसमें। चलिए आप अपनी तरफ से कट कर दीजिए, आवाज आ रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, मृदा का उत्पत्ति चक्र। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मृदा का उत्पत्ति चक्र, क्योंकि ये पूछता रहता है। ठीक है, आप अपने तरफ से साइलेंट कर दीजिए, उसमें वॉइस वाला होगा ना, वो म्यूट कर दीजिए। ठीक, आवाज आपकी आ ही रही बराबर। चलिए अब आगे हम लोग यहां पर देखते हैं फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल यानी मृदा का उत्पत्ति चक्र। जब मृदा का निर्माण होता है तो एक साइकिल के रूप में निर्माण होता है। किस रूप में? साइकिल के रूप में, यानी निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है सॉइल निर्माण की। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? चट्टानों का विघटन होगा, और चट्टानों से क्या बनता है? सॉइल बनता है। फिर सॉइल से क्या होता है? चट्टान बनता है। फिर चट्टान से क्या होता है? सॉइल बनता है। फिर सॉइल से चट्टान बनता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती, लगातार चलती रहती इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं।
तो चट्टानों से मृदा और मृदा से पुनः चट्टान बनने देने का जो भूवैज्ञानिक चक्र यानी जियोलॉजिकल साइकिल निरंतर रूप से क्या होता है, चलता रहता है। तो ये क्या होगा, निरंतर रूप से कंटिन्यूअस रूप से ये चलता रहता है। चट्टानों से क्या होगा, सॉइल बनेगा, सॉइल से चट्टान बनेगा, यही सब प्रक्रिया पूरा चलता रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं। इसी साइकिल को जो है, इस साइकिल या प्रोसेस को पैडोजेनेसिस कहा जाता है। यह शब्द याद करिएगा, बहुत जरूरी है जेई के उद्देश्य से, क्योंकि ये जो साइकिल है, जब हमारा ये जियोलॉजिकल साइकिल चलता है, इस साइकिल को पैडोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैडोजेनेसिस। इस पैडोजेनेसिस में हम यहां पर 4 स्टेप में ये साइकिल को पूर्ण करते हैं। ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है, इसको हम लोग 4 स्टेप में पूर्ण करेंगे। पहला जो स्टेप क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहले जैसे हमारा क्या है, यहां पर चट्टान है, ध्यान समझिए, ये क्या है, हमारा चट्टान है। और चट्टान का क्या होता है, फिजिकल या केमिकल तरीके से, फिजिकल या फिर केमिकल तरीके से क्या होगा, इसका विघटन होता है, इंटीग्रेशन होता है। या चाहे उसमें फिजिकल वेदरिंग हो, चाहे उसमें केमिकल वेदरिंग हो। अब ठीक है, अपक्षय, चाहे फिजिकल वेदरिंग हो चाहे केमिकल वेदरिंग हो, इसकी वजह से इसमें इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, अपघटन होगा। और बाद में क्या होता है, देखिए, अपक्षय या विधान, जिसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, वेदरिंग। और वेदरिंग 2 तरीके से होता है, फिजिकल और केमिकल तरीके से। तो किसी चट्टान का वेदरिंग होता है फिजिकल या केमिकल तरीके से, जिससे इसका इंटीग्रेशन होने लगता है। अब ये छोटे छोटे कणों के रूप में टूटेंगे, टूटने के बाद फिर क्या होंगे, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि परिवहन होगा। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम कई तरीकों से है, चाहे वह एयर के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, चाहे पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, चाहे ग्लेशियर के पिघलने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, ठीक है। तो बहुत सारे क्या, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी वजह से जैसे ही वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने के बाद जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो दूसरे स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन होता है। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि डिपोजिशन होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होके आता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है। आपने देखा है कि जो हमारी जो जैसे नदिया में जो बालू होते हैं नदियों में, वो चट्टानों का ही तो वहां पर क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, फिर पानी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके बाद फिर वहां पर आके बालू का निर्माण हो रहा है। बालू भी एक प्रकार की आपकी सॉइल ही होती है, अभी हम आगे बताएंगे आपको डिटेल्स में, ठीक है। तो डिपोजिशन यहां पर हो जाएगा, आके कहीं ना कहीं वो जम जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जमा हो गया। और जमा होने पर क्या होता है, हमारा सॉइल का निर्माण हो जाता है। जमा होने के बाद क्या होता है, सॉइल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और फिर सॉइल का क्या होता है, अभ्युत्थान यानी अपहीवेल होता है। फिर सॉइल क्या होता है, धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाता है चट्टानों में। जब सॉइल चट्टानों में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपहीवेल, ठीक है। और जब चट्टानों में बन जाता है तो फिर वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर यही चीज यहां पर आ जाता है अपहीवेल। फिर यहां पर जो है आपका चट्टान बन जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ये साइकिल टाइप का चलता रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा और अपहीवेल होगा। इससे जेई में क्वेश्चन बनता है। जेई में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीक्वेंस लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक। तो पहले वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर अपहीवेल होगा। सॉइल का निर्माण के बाद फिर से चट्टानों के रूप में बदल जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। नदियों के किनारे की जो मिट्टियां होती हैं वो सब ट्रांसपोर्टेशन की ही वजह से हैं, बाई वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आई हैं, ठीक है। अरे जेई के ही पर्पज से तो बता रहे हैं, जहां जहां बता रहे हैं उठा के देख लेना, कहीं पे भी बुक होगी एमसीक्यू की आपके पास जेई की, जहां जहां मैं बताया हूं अभी तक वहां वहां क्वेश्चन आपको मुलाकात हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे ये बता रहा हूं ना आपको कि ये प्रोसेस वाला आता है क्वेश्चन जेई में,
तो उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। वेदरिंग सीक्वेंस अपना याद कर लो, वेदरिंग होगा, फिर जब वेदरिंग हो जाएगा छोटे छोटे कण टूट जाएंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, फिर वो जाके कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे, फिर सॉइल का निर्माण कर देंगे, फिर उसके बाद अपहीवियल होगा, फिर वो चट्टान के रूप में बदल जाएगा। क्लियर? अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र, उसी को हम थोड़ा सा यहां पर डिटेल्स में अब देखते हैं। अभी तक तो वो साइकिल के रूप में देख रहे थे, वही साइकिल इसमें भी है। पहला स्टेप में यहां पर हमारा अपक्षय या विधान होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वेदरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग बोलेंगे कि वेदरिंग हो रहा है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन। तीसरे स्टेप में जमाव, और चौथे स्टेप में अभ्युत्थान होता है। मेन हमें यह समझना है कि हमारी जो वेदरिंग है वो किन किन तरीकों से होती है। ये जेईई में क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी जेईई में क्वेश्चन पूछता है कि वेदरिंग हमारा कितने तरीके से होता है। उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा बाई वाटर, बाई एयर, बाई ग्लेशियर, ठीक है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव, ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है। तब वहां पे आप लोग क्या करेंगे, इसमें जरा देखिए, जो हमारा वेदरिंग है ये दो तरीके से होता है। पहला है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसका विघटन करने लगेगा। अपक्षय की वजह से विघटन होता है, अपक्षय की वजह से विघटन होता है सॉइल का, ठीक है। अब यहां पर जरा देखिए, इसमें हमारे क्या है, फिजिकल वेदरिंग में तापक्रम में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि यहां पर हमारा जो है वेदरिंग होने लगता है। ताप देखिए, अब इसमें कैसे होगा जरा देखिए, तापक्रम में परिवर्तन के कारण मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारा स्टोन है वो काफी हीट होगा, और हीट होने की वजह से उसमें हो सकता है एक्सपेंशन होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहां पर हमारा क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा और वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा। दूसरा है फ्रिक्शन ऑफ रनिंग वाटर ऑन रॉक, जैसे चट्टानों पर बहुत तेजी के साथ क्या हो, पानी गिरने लगे, ठीक है, और जब पानी गिरेगा तो चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे। जैसे नदियां बहती हैं तो तमाम नदियां चट्टानों से होके बहती हैं, ठीक है, और जब चट्टानों से नदियां होके बहेंगी तो उनका जो पानी का जो एक तरह से देखे बहाव है, पानी का बहाव की वजह से चट्टानों पर फ्रिक्शन काफी तेजी के साथ लगता है, जिसकी वजह से चट्टानें क्या होती हैं, उसमें घिसाव होगा और फिर चट्टानें थोड़ा थोड़ा टूटकर आगे बढ़ती हुई पानी के साथ चली जाएंगी, इस प्रकार से। तो फ्रिक्शन ऑफ रनिंग वाटर ऑन रॉक, यानी चट्टानों पर जो है फ्रिक्शन वाटर रन करेगा जब उस पर जाएगा। तीसरा है यहां पर फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड विंड, हवा का अगर काफी तेजी से उस पर क्या हो, दबाव लगे, तो हवा की वजह से फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो भी उसमें क्या होगा, कटाव हो जाएगा। या फिर विंड ऑन रॉक, तो विंड ऑन रॉक में अगर देखें तो रॉक की वजह से फिर यहां पर क्या होगा, रॉक पर हवा, विंड, एयर या विंड एक ही बात है, एयर या विंड एक ही बात है, नहीं हवा की वजह से। ये जो रनिंग वाटर वाला है ना, ये मेरे YouTube पर भी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा, इरोजन वाला, सॉइल इरोजन वाला, छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखेंगे आप लोग, शॉर्ट वाले में जाइएगा तो वहां पर एक रियल आप देखेंगे, मैं नदी के किनारे बैठा हूं और उसमें जो है बार बार सॉइल का ऐसे टकरा रहा है जाके, और वहां पर सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो उसी तरह से ये जो है फ्रिक्शन ऑफ रनिंग वाटर ऑन रॉक, तो रॉक पे होगा सेम उसी तरह से, ठीक है, वो दिखाई देगा आपको। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जम जाना, ऐसा भी होता है। जैसे कभी कभी क्या है, जैसे अभी इस समय कैसा मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, ठीक है, ये जुलाई अगस्त बरसात का मौसम पूरा चलता है। तो अभी वर्षा हो रही है तो जो हमारे चट्टाने हैं उसमें वहां भी तो वर्षा होगी ना, तो वहां पर क्या होगा, चट्टानों के अंदर दरारें होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली ऐसे क्रैक डेवलप रहते हैं पहले से। अब उसमें पानी भर जाएगा दरारों के अंदर, और उसके बाद अभी से अगस्त के बाद सीधे ठंडी का मौसम आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ठंडी का मौसम आ जाएगा। तो चट्टानों पर वहां पर टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो पानी भरा हुआ है ना, वो पानी धीरे धीरे जमने लगेगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि पानी का जो आयतन है, यदि वो बर्फ में बदल दिया जाए तो उस पानी का जो आयतन है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, बर्फ के रूप में वो बढ़ जाएगा।
कभी अगर आपको इसको फील करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बोतल जो है भर कर पानी वाला एकदम बराबर मुंह तक भर के बंद करके फ्रीजर में डाल दीजिए। 2 घंटे बाद आप निकालेंगे, जब उसमें बर्फ जम जाएगा तो आप ये देखेंगे कि बोतल की ढक्कन टाइट हो जाती है। कहीं कहीं पर इतना पानी भरा होता है जिसकी वजह से बोतल ही पूरा नीचे फैल जाता है। ठीक है, वो इसलिए फैलता है कि पानी जब बर्फ बनता है तो उसकी आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब आयतन में वृद्धि बर्फ में होता है, बर्फ बनने की वजह से, तो क्या वह क्रैक में भी नहीं आयतन वृद्धि होगी? बताइए। जब क्रैक में पानी है तो वहां भी पानी जमेगा, बर्फ बनेगा, तो उस बर्फ की वजह से क्या होगा? उसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो वो क्रैक क्या होगा? फैलेगा। आई बात समझ में? जैसे क्रैक फैलेगा उस और ज्यादा वहां पर क्या होगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा, फट जाएगा, वहां पर भी क्या होगा? आपका अपक्षय हो जाएगा। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर की वजह से, पानी की जमने की वजह से भी आपका अपक्षय होता है। 5वां है ग्रो ट्री रूट्स। ये बहुत जरूरी है कि देखे होंगे जगह जगह पर, कहीं पर क्रैक है, कहीं पर कुछ चट्टानों में जगह जगह पर जड़ें आ जाती हैं पेड़ों की जड़ों की वजह से। भाई पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कहीं भी घुसकर मोटी हो जाएंगी तो वहां का चट्टान टूट जाएगा। भाई दीवार के अंदर घुसकर अगर मोटी हो जाए ना तो समझिए दीवार ही फट जाती है। तो इसी प्रकार से चट्टान भी क्या होता है? अगर ग्रो ट्री रूट्स, जड़ें जो है, पेड़ की जड़ें जो है अगर वहां पर उगने लगे, उसकी वजह से चट्टानें क्या होंगी? टूट जाती हैं, अपक्षय हो जाएगा उसमें। लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक। लैंडस्लाइड क्या है? भूस्खलन, आप लोग जानते होंगे। भूस्खलन में जो है क्या होता है कि अगर जो है चट्टानों की जो सॉइलें हैं, जो चट्टानें हैं, यदि क्या हो कि उनकी थोड़ा सा मुलायम टाइप की हो, या अचानक क्या हो कि भूकंप वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां का पार्टी पूरा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। इसलिए अर्थक्वेक की वजह से ज्यादातर क्या होता है जो है अपक्षय होने लगता है, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से भी अपक्षय होने लगता है। ठीक है, तो ये सब थे क्या? हमारे वेदरिंग। अब ये वेदरिंग किस तरह की वेदरिंग थे? फिजिकल वेदरिंग थे। क्या थे ये? फिजिकल वेदरिंग थे। अब हम लोग देखेंगे यहां पर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो होता है, इसमें अगर बात करें तो ये केमिकल का कुछ इसमें फिनोमेना होगा। जैसे हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कब होगा चट्टानों में? जरा सोचिए। आप ऐसे अपने निजी जीवन में कहां पर ऑक्सीकरण देखे हैं? मैं आपको एक बार अवगत करा रहा हूं, जरा सोचिए। देखिए, आप जब कोई भी लोहा या फिर कोई छड़ वगैरह बाहर रख देते हैं, बाहर हवाएं चलती हैं, उसमें नमी आती है, और नमी आने की वजह से हवाओं में ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि आयरन जो उसमें रहता है, आयरन ऑक्साइड बनने लगता है। बाद में उसी में क्या होगा? आयरन ऑक्साइड वजह से वहां पर ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे हमारा उसमें जंग लगने लगता है, तो उसका क्षरण होने लगेगा, जंग लोहे का क्षरण होने लगता है। उसी प्रकार से हमारी चट्टानों में तमाम तरह के लौहयुक्त पदार्थ होते हैं। चट्टानों में क्या होते हैं? लौहयुक्त पदार्थ होते हैं, और उस लौहयुक्त पदार्थ के ऊपर जब पानी पड़ता है, जैसे अचानक बारिश हुआ, पानी पड़ा, या फिर अचानक हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, खूब ऑक्सीजन के संपर्क में आता रहता है, तो वहां पर भी ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टानें फिर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगती हैं। तो ये केमिकल वेदरिंग में क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की वजह से जो है वेदरिंग होता है। दूसरा है हाइड्रेशन, जलायोजन। जैसे मान लीजिए कि जनायोजन नहीं, जलायोजन। नोट्स, जो अपना नोट्स है, इससे नोट्स ना बनाया करिए, बस आप देखते रहा करिए क्या चीजें सर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। बाकी हैंड रिटन वाला ही नोट्स ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में मान लीजिए कि जो है लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है चट्टानों में। अब चट्टानों में चूना पत्थर है, तो बारिश होगा तो क्या होगा? वो जो चूना पत्थर है उस पर पानी पड़ेगा तो उसमें हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा? विघटन होना शुरू कर देगा। तो ये हाइड्रेशन भी होता है वहां पर चट्टानों में। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन क्या चीज है इसको भी थोड़ा समझिए। कार्बोनेशन क्या होता है? जो हमारी चट्टानें होती हैं उसमें कुछ ऐसे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होंगे। तो अभी क्या होगा जरा देखिए, उस कार्बनिक पदार्थों में क्या होगा भाई? जब ये अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा कब होती है? जरा सोचिए।
भाई इन्वायरमेंट में क्या है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। जब पहली वर्षा होती है तो बरसात का पानी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है तो कार्बोनिक अम्ल बना देता है। और जब कार्बोनिक अम्ल बनाएगा और कार्बोनिक अम्ल वाला वर्षा यदि चट्टानों पर गिरा तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर भी तो विघटन होगा, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल ही पूरा गिर रहा है चट्टानों पर। तो तमाम तरह के जो उसमें पोटेशियम है, लौह है, जो भी उसमें क्या है हमारे मैटर हैं, ये सब धातुएं हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, उसमें विघटन होने लगेगा। तो कार्बोनेशन की वजह से भी क्या होता है, विघटन होता है। तो ये केमिकल वेदरिंग है, ये फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग जब हो जाए उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से यदि जाता है तो उसको हम लोग परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये वेदरिंग के बाद यदि सॉइल के जो कण हैं, चट्टानों के जो कण हैं, यदि ग्रेविटी की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसको हम लोग बाय ग्रेविटी कहेंगे, बाय ग्रेविटेशनल जो है ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कौन कौन से सॉइल होते हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे सॉइल पर जब आएंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा है यहां पर बाय रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी, यदि पानी बहते हुए पानी में क्या हो कि चट्टानों के कण का ट्रांसपोर्टेशन हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे जो बालू आप लोग निकालते हैं वो बाय रनिंग वाटर की वजह से क्या होता है, बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इसलिए बाय रनिंग वाटर यानी कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यहां पर बाय रनिंग वाटर। बाय एयर एंड विंड, हवा या आंधी, हवा या आंधी की वजह से भी क्या होता है, जो हमारे राजस्थान वगैरह क्षेत्र है, जयपुर जैसलमेर, इन सब क्षेत्रों में जो वहां पर सॉइल डिपोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ उसको हम लोग ये बाय एयर या विंड बोलेंगे, हवा की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ सॉइल में। बाय ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर में क्या होता है, जैसे आप चले जाइए बहुत ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी जो है बर्फ जमे हुए हैं, जब वो पिघलते हैं तो अपने साथ क्या होते हैं, चट्टानों के टुकड़ों को भी लेकर बहाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सॉइल का होता है। तो इनकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारी सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या थे हमारे बाई, हाँ अलग अलग टाइप के यहां पर क्या है हमारे सॉइल है। अब हम लोग आगे बात करेंगे यहां पर। ठीक है, हाँ देखिए एक चीज और बता दें, देखिए हमारे जो है कुछ इसी में अभी सॉइल के बारे में जब आएगा तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ देखिए सॉइल हमारी जो है अब इसी के आधार पर सॉइल हमारी कैटेगराइज होगी। जो ये आप सॉइल पढ़ेंगे इसमें दो तरह की सॉइलें होंगी। ठीक है, अभी ये क्या है आपकी ट्रांसपोर्टेटेड, जैसे अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सॉइल का क्या हो, डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर इन सभी माध्यमों से सॉइल का डिपोजिशन हो, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कहा जाएगा। इन सभी माध्यमों से यदि सॉइल का डिपोजिशन सॉइल बनता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और यदि कोई भी जो यदि ऐसा भी होता है कभी कभी रेसिडुअल सॉइल भी एक होता है। रेसिडुअल सॉइल में क्या होता है कि इसमें जो है वो किसी भी माध्यम से ना होके, यानी ये इस माध्यम से ना होके वो किसी भी माध्यम से जैसे डिपोजिशन हुआ और वो ट्रांसपोर्टेटेड नहीं हुआ, वही पास में ही क्या हुआ, वो डिपोजिट हो गया। भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल हमारे यहां पर अगर बात करें तो सॉइल यहां पर दो तरह के सॉइल होंगे। सॉइल हमारी जो है अगर यहां पर बात करें सॉइल का, अगर वेदरिंग की बात करें, वेदरिंग के आधार पर हमारी सॉइल जो है दो प्रकार की होंगी। ठीक है, फिजिकल केमिकल वेदरिंग होता है। तो इसमें अगर हम बात करें एक रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अवशिष्ट मृदा बोलते हैं, अवशिष्ट मृदा बोलते हैं, ठीक है, अवशिष्ट मृदा इसको बोलते हैं। और एक हमारा जो है ये है ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ठीक है, यानी कि जो है परिवहित स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा, नांतरित मृदा, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल ये ऐसे सॉइल होते हैं जहां पर वेदरिंग होता है और कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वो उसी जगह पर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल या फिर अवशिष्ट सॉइल बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन सॉइल वो सॉइल हैं जो कि इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या हो, बाई वाटर या किसी माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं। इस कंटेंट में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इस कंटेंट में हम ऐड कर देंगे, आप लोग यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेटेड का डिफिनीशन जब आपको ये पीडीएफ अपलोड होगी, ये जो ये मतलब पढ़ा रहा हूं, एक पीडीएफ और अपलोड करता हूं ना हमेशा क्लास के बाद इसके नीचे भी तो एक पीडीएफ अपलोड होता है, तो उसमें इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ उसी में लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको अलग से फिर बताना पड़ेगा, छूटेगा वो चीजें, ठीक। वैसे मैं सोचा था ऐड कर दूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया वो, और जब दिमाग से निकल जाता है तो फिर वो छूट जाता है कोई चीज, इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो है ऐड कर देंगे, ठीक। वैसे मैं देख रहा हूं तो यहां पर चाहे तो लिखवा भी देंगे डिफिनीशन। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है अभी कहां पर है, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे डेफिनेशन जो बताए हैं अभी, यही डेफिनेशन आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, देखिए सारा चीजें जब लिखते हैं ना, ये एग्जाम में पूछता है, कभी कभी भी पूछ लिया था रेसिडुअल सॉइल और इसमें अंतर बताइए। अब लड़का क्या होता है ना, सोचता है सर तो लिखवाए नहीं थे, तो ये आएगा का, आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है समस्याएं होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा समस्याएं यहाँ पर होती, नहीं तो चाहे तो लिख ही सकते हैं आप, न हो तो चाहे लिख ही लीजिए, ठीक है, ये लिख ही लीजिए आप लोग, वैसे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, वैसे मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन यहां भी आप लिख लीजिए, ना हो यहां भी आप लिख ही लीजिए, वैसे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। हम्म, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए आप, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल हेडिंग डाल लीजिए, रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, लिख लीजिए कि लिखिए अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट सॉइल या रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, सॉइल चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय या फिर वेदरिंग से बनती है, या फिर वेदरिंग से बनती है, बनती है, और व्यवहारिक रूप से, और व्यवहारिक, और व्यवहारिक रूप से मिट्टी के, रूप से मिट्टी के अलग अलग कणों की, अलग अलग कणों की, ये नोट कर लीजिए आपके नोट्स में नहीं है, अलग अलग कणों की
बहुत कम या कोई गति के साथ बहुत कम या कोई गति के साथ उत्पत्ति के स्थान पर रहती है, यानी वहीं पर रहता है, उत्पत्ति के स्थान पर, जहां उत्पत्ति होती है वहीं रहेगा, बहुत दूर नहीं जाएगा, रहती है। ठीक है, इसमें लिखिए कि और रेसिडुअल सॉइल, एक लाइन और लिख लीजिए, रेसिडुअल सॉइल, नोट्स में ऐड करिए इसको। रेसिडुअल सॉइल नीचे की चट्टान के अपक्षय से ऊपरी चट्टानों से नहीं होता है, ज्यादातर अपक्षय से बनी मिट्टी है। ठीक है, जो नीचे की चट्टानें होती हैं वो दबी होती हैं, उन्हीं का जब अपक्षय होता है तो ये अवशिष्ट सॉइल या रेसिडुअल सॉइल बनता है। अवशिष्ट मिट्टी की जो बनावट है, रेसिडुअल सॉइल की जो बनावट है, रेसिडुअल सॉइल की, वैसे मैं नोट्स में भी एक बार ऐड करने की कोशिश करूंगा, रेसिडुअल सॉइल की बनावट और संरचना मूल चट्टान को दर्शाती है, मूल चट्टान को, क्योंकि सेम उसी जैसा रहता है। नोट करिए इसको नोट करिए। रेसिडुअल सॉइल, मेन दो ही टाइप के सॉइल हैं, मुख्य, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होंगे, क्या होगा, जो कि चट्टानों का जब अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, तो वो वहीं पर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ पर लिखिए कि व्यवहारिक या फिर रूप से मिट्टी अलग अलग कणों की बहुत कम या कोई गति के साथ, थोड़ा बहुत गति कर लिया, वहीं पर आसी पास। ठीक है, यदि वहीं पर क्या होता है, उत्पत्ति के स्थान पर रहता है, तो ऐसी सॉइल को रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल नीचे की चट्टान के अपक्षय से बनती है, दूर ऊपरी चट्टानों से का अपक्षय जब होता है तो वो किसी न किसी माध्यम से उड़ जाता है, उड़ जाएगा, बह जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नीचे की सॉइल होती, जो नीचे की चट्टान होती है, वहीं दबे रहते हैं। ठीक है, नई चीज नहीं है, ये सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये आता है क्वेश्चन, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम आपको इसको पढ़ाएं। जितने क्वेश्चन मैं बताया ना, बीके एजुकेशन में एडमिशन लेने का मतलब है कि सब नई चीजें पढ़ना। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है। वो उठा के 2 साल पहले वाला कंटेंट हम दे दें तो अच्छी बात नहीं होती। पिछले साल नहीं ये पढ़ाया गया था, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो दिया जाएगा आपको। हाँ, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो दिया जाएगा आपको। ठीक है, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल के भी बारे में लिख लीजिए, क्योंकि आता है कभी दोनों में लिखने के लिए। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और जो है अंतर लिखने के लिए आता है, तो लिखिए इसमें। हो गया, इस हेडिंग डालिए, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। हेडिंग डालिए, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ठीक है, परिवहन मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी या फिर स्थानांतरित मृदा। ठीक है, स्थानांतरित मृदा लिखिए इसमें कि, लिखिए कि ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, पहले तो ऐसे खूब लिख के पढ़ाते थे ना, अभी भी पढ़ाएंगे जगह जगह पे ऐसे। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल
सॉइल वे सामग्री हैं, वे सामग्री हैं, सामग्री हैं जो अपने मूल स्थान से, जो अपने मूल स्थान से, मूल स्थान से, ठीक है, मूल स्थान से किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, माध्यम से अकेले या, अकेले या संयोजन के साथ, अकेले या संयोजन में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, होते हैं, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कहलाते हैं, कहलाते हैं। एक डेफिनेशन इसका और लिख सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिए, लिखिए कि रेजिडुअल ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल एक प्रकार की मिट्टी है, एक प्रकार की सॉइल है जो, जो वेदर्ड, जो वेदर्ड, जो वेदर्ड सॉइल के डिपोजिशन से बनती है, डिपोजिशन से बनती है, बनती है, जिसे जल, हवा और हिमनद, हिमनद जैसे प्राकृतिक एजेंटों की मदद से, प्राकृतिक एजेंटों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्थान पर पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल में नोट करिए इसको, वही वाला आ जाएगा, बाई ग्रेविटी, बाई वाटर, बाई ग्लेशियर लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल में सॉइल ट्रांसपोर्टेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉइल ट्रांसपोर्टेटेड बाय रनिंग वाटर, सॉइल ट्रांसपोर्टेटेड बाय ग्लेशियर, सॉइल ट्रांसपोर्टेटेड बाय विंड, ऐड कर दीजिएगा इसको, ठीक है, उसी में से देख के। चलिए, तो ये था आपका जो है, अभी एक कुछ और टॉपिक इसमें बचे हैं, ठीक है, तो आज यहीं तक अभी रखा जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा फिर ये टॉपिक। शाम को इसको भी चाहे देख लेंगे, ठीक है। शाम को क्या देखने वाले हैं, WWE और अर्थक्वेक। चलिए, ठीक, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, अरे हमको भी तो फीडबैक दे दिया करो, बस पढ़ते ही हो आप लोग। मजा आ रहा है? जब मजा आ रहा है तो फिर अपने और संगी साथी को जोड़ने की कोशिश करिए। आप लोग अच्छा अपने जूनियर को नहीं बताते हैं क्या? थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास चल रही है भैया, सुबह उनकी 7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं,
7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक 1.5 घंटा उनको पढ़ाया, 2 क्लास, फिर आपके पढ़ाने आया हूं। और उनकी भी शाम को 5 से 7 चलती है, 7 से फिर आपकी चलती है। ठीक है, तो जितना आपका चल रहा है उतना उनका भी चल रहा है। उनके यहाँ बीसी एक चैप्टर खत्म, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक चैप्टर खत्म, और एचएचएम एक चैप्टर खत्म, इतना उनके यहाँ खत्म कर दिया। तो अपने जूनियर को भी आप लोग बताइए, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। और नई क्लास में क्या होता है, जो पेपर में पूछता है हम उसके अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या पूछ रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, जो पूछेगा उसी से रिलेटेड काम होगा। हाँ, कोड जिसको एडमिशन लेना होगा ना, आप उनको दिला सकते हैं। एक नया कोड मेरे पास है, वो वाला एक्सपायर हो गया, नया कोड हम आपको दे देंगे, उसको दिला सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ठीक, ओके बाय बाय। चलिए ओके बाय बाय, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है।